नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स, इसमें चेंज है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, इत्मीनान से सुनना, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ECO। कुछ सर्विसेज ऐसी है जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर, जैसे सिंपल एग्जांपल अगर मैंने आपको देने का कोशिश किया तो रेडियो टैक्सीज है ओला उबर के थ्रू, ओला उबर आर ECO, है ना, ओला उबर, दीज आर व्हाट ECO। तो अपन कोई टैक्सीज बुक करते हैं ओला उबर के थ्रू। सेकंड, कुछ हम लोग ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो सर्विस करे वो बता रहा हूं, होटल्स बुक करते, फूड ऑर्डर करते, यस करेक्ट, फूड ऑर्डर करते, तो ये सर्विसेज के बारे में। ओके, तो अब इसमें टैक्सेबिलिटी कैसे वो अपन देखते हैं। देखो, द गवर्नमेंट सर्विसेज सप्लाइड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, द गवर्नमेंट may notify the specific categories of a service, the tax on intrastate supplies of which shall be paid by electronic commerce operator। ये सर्विसेज पे टैक्स कौन पे करेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, इफ सच सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू इट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की गर्दन पकड़ ली और बोला कि ये एग्रीगेटर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, अब तुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा अभी कि ये इनकी गर्दन क्यों पकड़ी, इनकी गर्दन क्यों पकड़ी और इनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी क्यों लाई। ओके, हो क्या रहा था गाइस, देखो ध्यान से सुनना। मान के चलो कोई एक पहले रजिस्टर्ड सप्लायर लेते, रजिस्टर्ड सप्लायर है, वो रजिस्टर्ड सप्लायर ECO के थ्रू गुड्स बेच रहा है। मान के चलो ये रेस्टोरेंट सर्विस वाला है ना, रेस्टोरेंट सर्विस, और ECO है स्विगी या जोमैटो, है ना, ये सब लोग। तो अर्लियर क्या था कि इनको टैक्स पे करना पड़ता था रजिस्टर्ड, बट प्रोवाइडेड ये इसने GST में रजिस्ट्रेशन भी लेना होता था। अगर इसने GST में रजिस्ट्रेशन लिया है तो ये टैक्स पे करेगा। अगर कोई रजिस्टर्ड सप्लायर ऐसा है जो URD है, अनरजिस्टर्ड है, और वो स्विगी जोमैटो के तहत सप्लाई कर रहा है, तो ये रेस्टोरेंट सप्लायर जो है ये GST लगा ही नहीं पा रहा था। तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू में उनको लगा लॉस हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, अब ये रजिस्टर्ड सप्लायर को बोला आपको GST नहीं भरना है। अगर आप गुड्स या रेस्टोरेंट सप्लाई किसके थ्रू कर रहे हो, ECO के थ्रू कर रहे हो, ध्यान से सुनना, अगर आप कोई सप्लाई ECO के थ्रू कर रहे हो तो अब GST उसके ऊपर कौन देगा, ECO देगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर देगा। आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल है, अब एक एक करके मैं उसका जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। पहला सवाल देखो, सर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो है ना, आपने तो बोला कि ये जो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट, इसका सप्लाई ECO के थ्रू कॉमन पीपल को हो रहा है, अरे बराबर। तो सवाल यह है, पहला सवाल, कि इसका टर्नओवर क्या होगा, क्योंकि जैसे इसने मान के चलो कोई फूड सप्लाई किया, रेस्टोरेंट सर्विस का फूड सप्लाई किया ECO के थ्रू, अब GST तो ये कलेक्ट नहीं कर रहा है, रेस्टोरेंट GST कलेक्ट नहीं कर रहा है ना, GST कौन कलेक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कलेक्ट कर रहा है। तो क्या वो जो सप्लाई है वो रेस्टोरेंट के टर्नओवर में काउंट होगा? द आंसर इज यस। वो रेस्टोरेंट का बेटा ध्यान दो, आगे सब आने वाला है, वो रेस्टोरेंट के टर्नओवर में माना जाएगा। टर्नओवर तो रेस्टोरेंट का रहेगा, बट GST जो है, दो इट इज सेल्स मेड बाय द रेस्टोरेंट, बट GST रेस्टोरेंट नहीं लगाएगा, GST लगाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अर्लियर व्हाट हैपेंड कि मान के चलो कोई 500 रुपीस का सप्लाई होता था फूड का रेस्टोरेंट के थ्रू, तो ये क्या करता था, GST खुद लगाता था एट द रेट ऑफ 5%। 25 रुपए का GST जो है ये रेस्टोरेंट लगा के देता। अब ये क्या करेगा, अब ये GST लगाएगा ही नहीं, ये सिर्फ 500 रुपीस का इनवॉइस इश्यू करेगा ECO को। ECO क्या करेगा, ध्यान से सुनना, ECO ये फूड के 500 रुपीस पे खुद GST लगाएगा, मतलब 25 रुपए GST लगाएगा एट द रेट ऑफ 5%।
ध्यान से सुनना, ये कौन लगाएगा? ईसीओ। ये तो हो गया किसके सप्लाई पे? जो सप्लाई रेस्टोरेंट ने किया, है ना। अब ये जो स्विगी सर्विस दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो सर्विस दे रहा है पहुंचा के देने की, तो इसका सर्विस चार्ज का एक बिल रहेगा, सर्विस चार्ज। मान के चलो ये सर्विस चार्ज है उसका 100 रुपीज। ये सर्विस चार्ज पे अपना जीएसटी लगाएगा एट द रेट ऑफ 18% स्विगी, मतलब 18 रुपए ये जीएसटी लगेगा। पहले क्या होता था? पहले ये 25 रुपए का जो जीएसटी है फूड का, ये रेस्टोरेंट लगाता था और स्विगी के सर्विस चार्ज का जीएसटी स्विगी ही लगाता था। अरे समझे आप लोग? स्विगी के सर्विस चार्ज का जीएसटी कौन लगाता था? स्विगी ही लगाता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि रेस्टोरेंट का जीएसटी जो है वो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ही लगाएगा, मतलब ये फूड का जीएसटी भी यही लगाएगा और अपने खुद के सर्विस चार्ज का जीएसटी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ही लगाएगा। मतलब दो प्रकार के, एक सर्विस का जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लगाएगा और दूसरा फूड का जीएसटी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अरे समझे? और जब रेस्टोरेंट वाला पर्सन, रेस्टोरेंट, क्योंकि टर्नओवर तो उसका ही है, टर्नओवर किसका है? रेस्टोरेंट का है। जब ये जीएसटी रिटर्न फाइल करेगा तो देखो इसने तो जीएसटी कलेक्ट किया ही नहीं, तो फिर अब ये जीएसटी रिटर्न में कैसे डालेगा? तो ये जीएसटी रिटर्न में, जीएसटीआर 1 में एग्जेम्प्ट सप्लाई या नील रेटेड सप्लाई या नॉन टैक्सेबल सप्लाई के कॉलम में, एग्जेम्प्ट, नील रेटेड या नॉन टैक्सेबल सप्लाई के कॉलम में अपना टर्नओवर दिखाए। अरे समझे? और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई में ये बताएगा फूड का सप्लाई 500 रुपए का, तो ये 500 क्रॉस टैली हो जाएगा। स्विगी के 500 रुपए और रेस्टोरेंट के एग्जेम्प्ट के, स्विगी के टैक्सेबल टर्नओवर के 500 रुपए हो जाएंगे और रेस्टोरेंट के एग्जेम्प्ट सप्लाई के 500 रुपए, ये दोनों टैली हो जाए। अरे बात तो समझे? ये क्यों किया गवर्नमेंट ने? आपके दिमाग में आया ये क्यों किया? क्योंकि देखो ये रेस्टोरेंट जो अनरजिस्टर्ड हुआ करते थे ये जीएसटी नहीं लगा पा रहे, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लगाएगा तो ये तो कंपल्सरी रजिस्टर्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी में, तो हर एक पर्सन, हर एक डिलीवरी पे, हर एक फूड की डिलीवरी पे अब जीएसटी लगेगा। अरे समझे? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो रेस्टोरेंट का सप्लाई करेगा, रेस्टोरेंट सप्लाई जो होगा उसके ऊपर अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी लगाए। अरे समझे? तो अर्लियर जब देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जब जीएसटी नहीं लगाता था, मतलब रेस्टोरेंट जीएसटी लगाता था, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर क्या करता था? टीसीएस कलेक्ट कर रहा था, टीसीएस, है ना, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स रेस्टोरेंट से। अब ये टीसीएस कलेक्ट करना बंद कर देगा। ये टीसीएस कलेक्ट करना क्या करेगा? बंद करेगा, क्योंकि अब एक खुद ही तो जीएसटी लगा रहा है ना भाई। तो अगर ये खुद जीएसटी लगा रहा है तो अब ये टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा रेस्टोरेंट से, और रेस्टोरेंट वो जो आउटवर्ड सप्लाई वो एग्जेम्प्ट रिलेटेड या नॉन टैक्सेबल में डालेगा और आउटवर्ड टैक्सेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर डालेगा। आई होप आपको समझ में आ गया गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अरे समझे? तो ये सप्लाईज जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ये तो एग्जांपल दिया मैंने रेस्टोरेंट का, आगे देखेंगे पूरा डिटेल में। तो ऐसे कौन से सप्लाईज है? देखो, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय रेडियो टैक्सीज, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, ये ऐड हो गया अब इसमें। ओमनी बस और एनी अदर मोटर व्हीकल। पर ओमनी बस, ये कोच बसेस रहते ना, ये सैनिक खुराना के कोच बस, उनको ओमनी बस बोलते। और एनी अदर मोटर व्हीकल, अगर आपने ईसीओ के थ्रू इसको बुक किया है तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इसके ऊपर टैक्स। अरे समझे? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का सप्लाई मान के इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी कलेक्ट करेगा और वो गवर्नमेंट को भरेगा, राइट। सर्विसेज बाय ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सीज, मोटर कैब्स, मैक्सी कैब, मोटर व्हीकल, ये तो पहले भी था, इसमें ओमनी बस और अदर मोटर व्हीकल अब ऐड हो गया। ओला, उबर, रैपिडो, ये सब चीजें ना, इनके थ्रू, ये इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आप बुक कर रहे हो तो इन लोगों को जीएसटी नहीं भरना है। मैक्सी कैब, ओमनी बस, इनको नहीं भरना है। किसको भरना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को भरना। अरे समझे? इन लोगों को, इनका काम बढ़ा दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का काम बढ़ा दिया। सेकेंड, सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन, ये ट्रिवैगो वगैरह साइट्स है ना, होटल्स, इन्स, गेस्ट हाउस, क्लब्स, कैंप साइट और अदर कमर्शियल प्लेसेस मीन फॉर रेसिडेंशियल और लॉजिंग
purposes except for a person supplying such a service through electronic commerce operator liable for the registration. ये पहले भी था, वही क्लॉज. देन हाउसकीपिंग की सर्विस, प्लम्बिंग, कारपेंटरिंग, एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विसेज थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर. अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ही जीएसटी भरेगा. अगर नहीं कर रहा है तो फिर इनको भरना पड़ेगा. एंड लास्टली जो मैंने अभी बताया, जो ऐड हुआ अभी देखो, सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट. तो दो चीजें क्या ऐड हुई, ये ऐड हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिसके ऊपर जीएसटी भरेगा, और ये दूसरा सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस अदर देन द सर्विस सप्लाइड बाय द रेस्टोरेंट ऑफ ईटिंग जॉइंट्स लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस. ये क्या है मैं बताता हूं. स्विगी, जोमैटो एक्सेट्रा. अब स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस मतलब क्या गाइस, देखो मान के चलो कि जैसा मैंने आपको बताया अभी कि ये रेस्टोरेंट के बदले किसको जीएसटी भरना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को भरना. अब क्या है, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स है, जैसे एग्जांपल मान के चलो अपन ताज होटल की बात कर, ताज होटल. अब इसमें लॉजिंग और बोर्डिंग दोनों की व्यवस्था है ना, लॉजिंग और बोर्डिंग. अब ये इतने बड़े रेस्टोरेंट है जिसमें लॉजिंग बोर्डिंग है, और मान के चलो कि इसके एक रूम का रेंट है, रूम रेंट है 25,000 रुपीज पर डे. तो गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि अगर कोई ऐसा रेस्टोरेंट है जिसमें लॉजिंग बोर्डिंग की फैसिलिटी है और जिसका 7,500 रुपए के ऊपर, 7,500 रुपए के ऊपर अगर उसका रूम रेंट चार्ज हो रहा है, ऐसा रेस्टोरेंट, मतलब देखो सोचो अब ये बड़ा रेस्टोरेंट होगा और यहां से अगर कोई फूड सप्लाई हो रहा है, रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाई हो रही है ईसीओ के थ्रू, ध्यान से सुनना, अगर ऐसा बड़ा रेस्टोरेंट है जहां पे 7,500 के रूम रेंट या उससे ज्यादा रूम रेंट है और उसकी रेस्टोरेंट की सर्विस सप्लाई हो रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से, तो फिर इसके ऊपर जीएसटी होटल ही भरेगा, रेस्टोरेंट ही भरेगा. उस केस में ईसीओ को भरने की लायबिलिटी नहीं है. इसका कारण ये है क्योंकि ये इतना बड़ा रेस्टोरेंट है कि ये जीएसटी में रजिस्टर्ड हो गई. मैंने बोला इंटेंशन क्या था, जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट थे जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो रहे थे लेकिन स्विगी जोमैटो के थ्रू सप्लाई हो रहा था, उनके वो जो सप्लाई कर रहे थे ना, उनका जीएसटी वसूल नहीं हो रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने ये लाया. तो अब ये बड़े रेस्टोरेंट जो है भाई, ये तो ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड हो गए ना, तो उनके केस में रेस्टोरेंट पे ही लायबिलिटी है. अब पढ़ो, अब समझ में आएगा. सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस, ये अगर ईसीओ के थ्रू होता है तो नॉर्मल क्लॉज क्या, ईसीओ विल पे द टैक्स. बट किस केस में नहीं भरेगा, यहां से अदर देन द सर्विस सप्लाइड बाय द रेस्टोरेंट और ईटिंग जॉइंट एक्सेट्रा लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस. अब इसका मतलब देखो क्या बोलता है, स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस मतलब क्या, a premises providing the hotel accommodation service having declared tariff of any unit of accommodation above 7,500 rupees per unit per day or equivalent. अरे समझे, तो ऐसा रेस्टोरेंट जिसका रूम रेट 7,500 या उससे ज्यादा है पर डे का या इक्विवेलेंट, उसके केस में वो अगर ईसीओ के थ्रू कोई सप्लाई कर रहा है सर्विस का, रेस्टोरेंट ही टैक्स भरेगा, ईसीओ नहीं भरेगा. बट अगर अदर देन दिस है, मतलब मान के चलो कोई नॉर्मल आपके घर के बाजू में रेस्टोरेंट है, वहां पे कोई लॉजिंग बोर्डिंग फैसिलिटी, नॉर्मल रेस्टोरेंट है, कितना भी बड़े रहो फिर नॉर्मल रेस्टोरेंट है वो बस, और वो अगर स्विगी जोमैटो के थ्रू सप्लाई कर रहा है, आप बोलेंगे नहीं देखो बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है सर लेकिन वहां पे रूम रेंट की फैसिलिटी नहीं है, तो स्विगी जोमैटो के थ्रू सप्लाई कर रहा है तो ईसीओ ही भरे. जिसमें ये फैसिलिटी है जो स्पेसिफाइड रेस्टोरेंट के कैटेगरी में आता है, लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, जिसमें एकोमोडेशन फैसिलिटी 7,500 पर डे और इक्विवेलेंट का रूम रेंट है, वही उस पे ही फिर लायबिलिटी रेस्टोरेंट की है. बाकी सब केस में ईसीओ को टैक्स भरना. समझे? कुछ पॉइंट्स पे क्लैरिफिकेशंस दिए हुए, वो फटाफट देख लेते अपन. अब देखो, अब आपके फटाफट समझ में आएंगे. वुड ईसीओ बी लायबल टू पे द टैक्स ऑन अ सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस मेड बाय द अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी? मतलब क्या, अगर कोई रेस्टोरेंट अनरजिस्टर्ड है, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, और वो स्विगी जोमैटो के थ्रू सप्लाई कर रहा है, क्या ईसीओ को टैक्स भरना पड़ेगा? अरे हाँ भाई, इसीलिए तो ये रूल लाया. तो देखो वहां पे लिखा है, यस, ईसीओ विल बी लायबल टू पे द जीएसटी ऑन एनी रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाइड थ्रू देम इंक्लूडिंग बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन. भले ही क्यों ना वो रेस्टोरेंट अनरजिस्टर्ड है, कोई लेना देना नहीं, ईसीओ को टैक्स कलेक्ट.
सेकंड, कैन द सप्लाईज ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस मेड थ्रू ईसीओ बी रिकॉर्डेड एज इनवर्ड सप्लाईज ऑफ द ईसीओ? नो 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 नो। क्या मतलब हुआ, समझा क्या आपको इसका मतलब ये वो क्या बोल रहे कि रेस्टोरेंट ईसीओ के थ्रू सर्विस सप्लाई कर रहा है ना? मतलब स्विगी जोमैटो, क्या वो स्विगी जोमैटो के लिए इनवर्ड सप्लाई है क्या? अरे नहीं भैया, स्विगी जोमैटो के नाम पे थोड़ी बिल बना रहे। जैसे मैंने मान के चलो हल्दीराम से कोई फूड मंगवाया तो बिल तो मेरे नाम पे बनेगा, राइट? तो रेस्टोरेंट को मतलब उसके लिए इनवर्ड सप्लाई नहीं है, वो तो क्या कर रहा है, बस एग्रीगेटर का काम कर रहा है। गवर्नमेंट ने उसकी गर्दन पकड़ी और बोला तू जीएसटी लगा, उसके लिए इनवर्ड सप्लाई नहीं, मतलब आरसीएम का फंडा यहां पे नहीं है, इनवर्ड सप्लाई नहीं है ईसीओ के लिए। उसको बस उसकी गर्दन पकड़ी और बोला कि जो टैक्स कलेक्ट करना रेस्टोरेंट नहीं करेगा, तू करेगा, एग्रीगेटर करेगा, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला। ओके, तो देखो ईसीओज आर नॉट रेसिपिएंट ऑफ द रेस्टोरेंट सर्विस, है ना? ईसीओ थोड़ी ना रेसिपिएंट, वो तो कस्टमर है थ्रू देम। सिंस देर आर नॉट इनपुट सर्विसेज टू द ईसीओ, देर आर नॉट टू बी रिपोर्टेड, दीज आर नॉट टू रिपोर्टेड एज इनवर्ड सप्लाई। इसको इनवर्ड सप्लाई नहीं बोला जाए। अरे समझे? यस, तो ईसीओ के लिए इनवर्ड सप्लाई नहीं है। Would ECO be liable to reverse proportionate input tax credit on his input goods and services for the reason that input tax credit is not available on input service? बड़ा मजेदार क्वेश्चन, बहुत इत्मीनान से समझ ले, बहुत इत्मीनान से। देखो, इसके लिए मैं पहले क्या था उसमें लेके जाता हूं। What was the provision earlier? रेस्टोरेंट सर्विस, मतलब रेस्टोरेंट अगर आप चला रहे हो तो मैंने बोला कि पहले रेस्टोरेंट वाले जीएसटी लगाते थे एट द रेट ऑफ 5%, एट द रेट ऑफ 5%, है ना? कुछ लोगों के दिमाग में और भी कुछ क्वेश्चन है, मैं अभी क्लियर करूंगा। देखो, तो ये रेस्टोरेंट है। अब ये रेस्टोरेंट दो प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करता है, मान के चलो। रेस्टोरेंट एक तो वहां खुद डाइन इन करने लोग आते हैं, मतलब मैं स्विगी जोमैटो के थ्रू ऑर्डर करना मुझे अच्छा नहीं लगता। वो फूड आता है घर पे, फिर उसको पैकिंग खोलो, ये सब नहीं। मैं वहीं पर फिर वो घर में जो बर्तन रहे वो धो, है ना? खासकर हॉस्टल वाले लोग बड़े परेशान होते हैं यार, वो लाओ फिर बर्तन, नहीं, मैं रेस्टोरेंट चले जाऊंगा। ओके, तो देखो मैं रेस्टोरेंट गया, वहां पे बैठ के खाना खाया मैंने, है ना? वहां पे टेबल चेयर पे बैठ के मैंने खाना खाया। अब इसके ऊपर जीएसटी कौन लगाएगा? अरे ऑफ कोर्स रेस्टोरेंट लगाएगा भाई। इस केस में ईसीओ का पिक्चर ही नहीं है। स्विगी, अब जो वहां पे बैठ के भी खाना खाएंगे स्विगी जोमैटो वालों को टैक्स पे करने के लिए बोलेंगे? ऑफ कोर्स नॉट यार, दिस इज लॉजिक, सिंपल लॉजिक। तो उस केस में रेस्टोरेंट वालों को ही जीएसटी भरना पड़ेगा, मतलब रेस्टोरेंट विल पे टैक्स एट द रेट ऑफ 5%। और आपको मालूम है ये टैक्स पे करते समय रेस्टोरेंट को कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो सब्जी भाजी लाएंगे या जो भी चीजें लाएंगे उसके ऊपर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट रेस्टोरेंट को नहीं मिलता। अब पहले क्या था, ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे थे तो भी रेस्टोरेंट वाले पे कर रहे थे, तब भी कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था। अभी भी कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट उसके ऊपर नहीं। ओके, नाउ अब दूसरा जो है, ये ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे, तो अब टैक्स किसको पे करना है? अब जीएसटी पे करना है ईसीओ को। पहले यही ईसीओ के थ्रू सप्लाई करते थे तो रेस्टोरेंट वाले टैक्स पे करते थे, अरे बराबर। लेकिन फिर भी कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं था और ये एट द रेट ऑफ 5% ही पहले रेस्टोरेंट वाले टैक्स पे करते थे, आज भी वैसे। अब सवाल ये उठा, देखो ईसीओ क्या कर रहा है? देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, अब इसकी सर्विस समझाओ। इसमें क्या है, देखो ये एक तो क्या कर रहा है, जो फूड रेस्टोरेंट से लिया, मतलब रेस्टोरेंट सर्विस है, उसका बिल बना रहा है और उसके ऊपर 1000 रुपीज के फूड के ऊपर जीएसटी एट द रेट ऑफ 5%, 50 रुपए लगा के कस्टमर को दे। और दूसरा क्या कर रहा है, ये स्विगी जोमैटो अपना कमीशन भी चार्ज करता है। देखो, दो सर्विस, कमीशन भी, सर्विस चार्ज, कमीशन भी चार्ज करता है। तो ये जो कमीशन है, ये कमीशन का बिल भी रेस्टोरेंट से मिलेगा उसको, तो इसके ऊपर भी, ये कमीशन के ऊपर मान के चलो जीएसटी 18% लगाता है। इसका कमीशन हुआ लेट से 100 रुपीज और 18% 18 रुपए का कमीशन चार्ज, अरे बराबर। कमीशन ऑफकोर्स चार्ज करेगा भाई, सर्विस चार्ज, कमीशन। सवाल ये था गाइज कि ये स्विगी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ये स्विगी, ये जोमैटो,
इनकी भी कोई इनपुट सर्विस होगी, ऑफ कोर्स होगी इनपुट सर्विस, है ना। इनपुट गुड्स होगे या सर्विसेज होगी, कोई ऑफिस होगा जो किराए पे लिया होगा, जिसका किराया होगा, इनपुट सर्विस गुड जो भी होगा। इसके ऊपर जो आईटीसी है, क्या ये आईटीसी ये स्विगी जोमैटो वाले इसके साथ यूटिलाइज कर सकते हैं क्या? ये पहला क्वेश्चन। और इसके साथ कर सकते हैं क्या? दूसरा क्वेश्चन। दो ही क्वेश्चन। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ध्यान से सुनना। ये जो आईटीसी स्विगी जोमैटो का है, ये आईटीसी ये लोग ये रेस्टोरेंट वाली फूड सप्लाई वाली जो सर्विस है इसके साथ यूटिलाइज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मतलब ये 50 रुपीज का पेमेंट स्विगी जोमैटो को कैश में ही पे करना पड़ेगा, कैश में ही पे करना पड़ेगा। अरे बात को समझे। तो जितना भी पैसा रेस्टोरेंट के फूड सप्लाई से स्विगी जोमैटो को आएगा, चुपचाप उतना 5% से स्विगी जोमैटो को पे करना पड़ेगा कैश में जीएसटी। बट ये जो उसके सर्विस चार्ज पे जीएसटी कलेक्ट हुआ है, ये जीएसटी के साथ मान के चलो इनका कोई आईटीसी 10 रुपए का है, तो 18 - 10 आईटीसी का क्रेडिट लेके 8 रुपए गवर्नमेंट को पे कर सकता है नेट पेबल। तो इनकी जो खुद की सर्विस है, खुद की सर्विस के ऊपर ये जीएसटी का आईटीसी ले सकते हैं। बट जो सर्विस रेस्टोरेंट वाले एग्रीगेटर के लिहाज में ये जो लोगों को दे रहे हैं, रेस्टोरेंट फूड सप्लाई की सर्विस, उसके ऊपर जो 5% जीएसटी है ना, उसके साथ कोई क्रेडिट इस्तेमाल नहीं हो सकता, उसका जीएसटी कैश में पे करना पड़े। अरे समझे। तो कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करने की जरूरत नहीं, ये आईटीसी जो इसको रिवर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप जितना ये कलेक्ट किया ना उतना कैश में चुपचाप भर दो, और जो आईटीसी बाकी वाला है वो आपके सर्विस के साथ यूटिलाइज कर लो भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे समझे। तो देखो वहां पे लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर प्रोवाइड देयर ओन सर्विसेज एज इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, है ना, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म एंड इंटरमीडिएटरी सर्विस फॉर विच इट वुड अक्वायर द इनपुट और इनपुट सर्विसेज विच ECOs can avail the input tax credit not admissible मतलब क्या कि इनपुट टैक्स क्रेडिट ये जो अवेल कर रहे हैं जो स्विगी जोमैटो वाले, क्या ये रेस्टोरेंट सर्विस के लिए कर सकते हैं? अब देखो, द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर चार्जेस द कमीशन और फी एक्सेट्रा फॉर द सर्विसेज दे प्रोवाइड। द आईटीसी इज यूटिलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी ऑन द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ECO ऑन देयर ओन अकाउंट से टू द रेस्टोरेंट। मतलब क्या, ये जो खुद सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके साथ उसका आईटीसी यूटिलाइज कर सकते। द सिचुएशन इन दिस रिगार्ड रिमेन्स द अनचेंज इवन आफ्टर ECO मेड लायबल टू पे द टैक्स ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस। ये सिचुएशन सेम रहेगी, अनचेंज रहेगी, दो ये रेस्टोरेंट वाला फूड सप्लाई कर रहे हैं लोगों को। ECO वुड बी एलिजिबल टू आईटीसी बिफोर, मतलब जैसे वो आईटीसी लेते थे पहले जो इनका पुराना जैसे सिस्टम चल रहा था, ये आईटीसी और ये उनके सर्विस के साथ सेट ऑफ करना, ये आज भी चलता रहेगा। फिर क्या होगा देखो, अकॉर्डिंगली इट इज क्लैरिफाइड दैट ECO शॉल नॉट एक्वायर्ड टू रिवर्स द आईटीसी ऑन द। तो जो रिवर्स करना है, आईटीसी रिवर्स करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। क्यों नहीं उठता? क्योंकि 9(5) में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर क्या कर रहा है, केवल और केवल जो आईटीसी रेस्टोरेंट जो अपना खुद का आईटीसी है, वो खुद का आईटीसी अपने सर्विस के साथ यूटिलाइज कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो रेस्टोरेंट वाला है देखो, इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट ऑन रेस्टोरेंट सर्विस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर शॉल पे एंटायर जीएसटी लाइबिलिटी इन कैश, नो आईटीसी कुड बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी ऑन रेस्टोरेंट सर्विस। कोई जीएसटी का आईटीसी ये यूटिलाइज नहीं कर सकते, कोई भी आईटीसी यूटिलाइज। अरे समझे। कौन से सर्विस के लिए? वो 5% वाला जो रेस्टोरेंट के बिहाफ में जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं ना, उसके लिए कोई भी आईटीसी इस्तेमाल वो कैश में ही पे करना। कैन ECO यूटिलाइज द इनपुट टैक्स क्रेडिट विथ रिस्पेक्ट टू पे टैक्स? नो, एज स्टेटेड अबाउ लाइबिलिटी ऑफ द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑफ ECO एज पर सेक्शन 9(5) शॉल बी डिस्चार्ज। 9(5) में जो टैक्स पे होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर 9(5) में जो टैक्स पे करेगा, उसके साथ कोई भी आईटीसी सेट ऑफ नहीं होगा, पूरा का पूरा कैश में पेमेंट करना। Then next, would the restaurant service and goods or services other than the restaurant service sold by the restaurant to the customer under the same order billed differently? Who shall be liable for raising the invoices in these cases? अब भी बताया मैंने
मान के चलो कि कोई रेस्टोरेंट है, पहले अपन इसको पढ़ लेते हैं, अब समझेंगे, है ना। देखो, कंसिडरिंग दैट द लायबिलिटी टू पे द जीएसटी on the supplies other than the restaurant service through the ECO and under the compliances under the act, including the issuance of the invoices to the customer, continues to be live with the respective supplier, and ECOs being liable only to collect the tax act source, it is advisable that electronic commerce operator raises the separate bill to the restaurant in such a cases, and ECO will provides the other supplies to the customer under the same order. सर कुछ समझ में नहीं आया। देखो क्या बोलना चाह रहे, देखो ये मान के चलो रेस्टोरेंट है, बड़ा मजेदार है ना। आप अगर लेक्चर को ज्यादा हो रहा है तो उसको कट करके पढ़ो, है ना। देखो ये रेस्टोरेंट है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर स्विगी, जोमैटो और एक कस्टमर। अब एक कस्टमर ने क्या किया, कुछ फूड ऑर्डर किया जो रेस्टोरेंट की सर्विस है ना, रेस्टोरेंट सर्विस। बट कुछ चीजें ऐसी होती है जो रेस्टोरेंट की सर्विस नहीं, जैसे एग्जांपल वाटर बॉटल का सेल है या कोल्ड ड्रिंक्स का सेल है, वो तो ट्रेडिंग जैसा कर रहे हैं ना। ये रेस्टोरेंट में फूड सप्लाई, जो फूड रेस्टोरेंट बनाएगा और वो सीसीओ के थ्रू सप्लाई करेगा, वो रेस्टोरेंट सर्विस है। बट वाटर बॉटल या फिर कोल्ड ड्रिंक्स, ये तो ट्रेडिंग हो गया ना। तो ये ऐसी चीजें हैं जो रेस्टोरेंट के स्कोप के बाहर है। मान के चलो ये वाटर बॉटल है, मेरा ड्राइंग थोड़ा खराब है ना, तो ये वाटर बॉटल है, या कोई और ऐसी सर्विस है, सीसीडी से आपने कॉफी मंगवाई, वो रेस्टोरेंट सर्विस। बट अब कॉफी बीन्स मंगवाए तो ट्रेडिंग वाली सर्विस है। तो ऐसे केस में ये भी कस्टमर ने ये दोनों चीजें, रेस्टोरेंट की सर्विस भी और एक ट्रेडिंग वाली, दोनों ईसीओ के थ्रू मंगवाई, दोनों चीजें ईसीओ के थ्रू मंगवाई। अब सवाल ये उठा कि ये जो ईसीओ है, ये ईसीओ किसका, मतलब जीएसटी जो लगाएगा ईसीओ, ये इस पे और इस पे दोनों पे लगाएगा या फिर सिर्फ रेस्टोरेंट वाले सर्विस पे लगाएगा। तो वहां पे क्लैरिफाई कर दिया, ईसीओ सिर्फ जो रेस्टोरेंट का जो सप्लाई है उसी के लिए जीएसटी कलेक्ट करेगा, उसी के लिए। मतलब रेस्टोरेंट को क्या करना पड़ेगा, ये जो वाटर बॉटल का बिल है, ये वाटर बॉटल 10 रुपए की है, तो उसका 1 रुपए का जीएसटी रेस्टोरेंट को लगा के देना। ईसीओ जो जीएसटी लगाएगा वो सिर्फ रेस्टोरेंट के सर्विस पे ही लगा के देगा। जो गुड्स ट्रेड हो रहे अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस है, उसके ऊपर ईसीओ जीएसटी नहीं लगा सकता, उस पे जीएसटी रेस्टोरेंट को ही लगाना पड़ेगा। और ऐसे केस में जो पहला वाला पुराना वाला था कि ईसीओ को टीसीएस कलेक्ट करना था, तो वो टीसीएस कलेक्ट करेगा फिर ईसीओ। तो ये अदर देन जो रेस्टोरेंट सर्विस है, इसके लिए आज भी रेस्टोरेंट ही जीएसटी लगाएगा और टीसीएस कलेक्ट करेगा कौन, ईसीओ। और जो रेस्टोरेंट वाला है, वो रेस्टोरेंट वाले सर्विस पे ईसीओ फिर क्या करेगा, जीएसटी कलेक्ट करेगा। अरे समझा। तो ये दो सर्विसेज में बाइफर्गेट हो गया, रेस्टोरेंट सर्विस और अदर देन रेस्टोरेंट। अरे समझे, अब आपको समझ। नेक्स्ट, हु विल इशू द इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाइड थ्रू ईसीओ। कौन इनवॉइस इशू करेगा, सिंपल। तो भाई सर्विस कौन दे रहा है, ईसीओ दे रहा है, तो ईसीओ विल इशू द इनवॉइस, है ना। रेस्टोरेंट इनवॉइस इशू नहीं करेगा, इनवॉइस ईसीओ इशू करेगा। देखो, द इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाइड थ्रू ईसीओ अंडर 95 विल बी इशूड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। Clarification may be issued as regard to reporting of restaurant service value and tax liability in GST return। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। क्या बताया आपको, देखो ध्यान से सुनना, और एक बार बता रहा हूं। रेस्टोरेंट वाला क्या करेगा, देखो सप्लाई तो रेस्टोरेंट का भी है ना भाई, तो रेस्टोरेंट अपने रिटर्न में जीएसटीआर 1 में नील रेटेड एग्जेम्प्ट या नॉन टैक्सेबल में डालेगा, और वही आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी में कौन डालेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर डालेगा। और ये दोनों के सप्लाईज फिर क्या हो जाएंगे, वही पॉइंट, टैक्स विल बी पेएबल बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अपने जीएसटीआर 3B में टैक्स पे करेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। पढ़ो फटाफट। तो जो गुड्स रेस्टोरेंट खुद से, मतलब जो डाइनिंग कर रहे लोग खुद आ रहे, उसके ऊपर तो रेस्टोरेंट ही टैक्स भरेगा। बट जो ईसीओ के थ्रू सप्लाई हो रहे उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। एक्सेप्शन बताया, लॉजिंग बोर्डिंग 7,500 से ऊपर वाला अगर पर डे या इक्विवेलेंट रूम रेंट है,
तो फिर उस केस में वो रेस्टोरेंट खुद ही टैक्स भरेगा, ईसीओ टैक्स भरने की लायबिलिटी। ओके,